हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं राहुल चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक हिंदी व्याकरण से, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। पिछले वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, पहले इसको हम लोग समझ लें। तो विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी संज्ञा के बारे में बताता है या सर्वनाम के बारे में बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है, उसके दोष के बारे में बताता है, उसके वजन के, मतलब जो उसको विशेष श्रेणी में लाकर रख देता है, तो वो विशेषण है। और क्रिया विशेषण उसको कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, इसमें काम जो किया जाता है कर्ता के द्वारा, उस काम को करने में जो विशेष प्रकार लगता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी विशेषता जो होती है उस काम के करने में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं इसको समझने के लिए, तो हम एक बार गौर करते हैं इस उदाहरण पर। तो देखते क्या है, वह प्रतिदिन टहलने जाते हैं। ठीक है, तो काम क्या है, टहलने जाना। अब इसमें विशेषता इसकी क्या है कि प्रतिदिन जाते हैं। ठीक है, वो टहलने जाते हैं या वह टहलने जाता है, तो इसमें कुछ विशेषता नहीं है। ठीक है, लेकिन वह प्रतिदिन टहलने जाता है, तो विशेषता क्या है कि प्रतिदिन जाता है। तो प्रतिदिन जो है यहाँ क्या करता है, क्रिया की विशेषता को, यानी जाने की विशेषता को बता रहा है, तो इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, वह काफी तेज चलता है, तो चलना क्रिया है और विशेषता क्या है कि काफी तेज चलता है, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन काफी तेज चलता है तो उसके चलने की विशेषता क्या है कि काफी तेज चलता है। ठीक है, अब घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ संगीता लिखती है, तो लिखती है ये कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर तो हमको लिखना तो विशेषता नहीं, लिखना तो कार्य है। असंगीता सुंदर लिखती है, तो लिखावट की विशेषता क्या है कि सुंदर है, तो वो क्या हो जाएगा कि क्रिया विशेषण कहलाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना विशेषता नहीं है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है कि घोड़ा जो है वह तेज दौड़ता है। वह रहता है, वह वहां रहता है, वहां रहता है, तो वहां जो है उसकी विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए इसका हम वर्गीकरण करते हैं, यानी इसको बांटते हैं। जैसा कि हम हर एक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उसको अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ा है, तो क्रिया विशेषण को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब होता क्या है कि जब भी क्रिया का विशेषण का वर्गीकरण किया गया है, तो इसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया, यानी तीन आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। देखिए, अर्थ अर्थात क्या होता है कि जो कोई बात आप बोलते हैं, उससे जो निकल करके आता है सामने, उसका जो भाव निकल करके आता है, उसका जो अर्थ निकल करके आता है, उसके आधार पर विशेषता। रूप के आधार पर विशेषता, रूप आप जानते हैं, रूप फेस जो होता है उसका, जिसको देख करके। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, यानी किसी क्रिया का जो प्रयोग हम करते हैं उसके आधार पर उसकी विशेषता का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर। क्रिया विशेषण जो प्रयोग के आधार पर विभिन्न होते हैं, उन्हें प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब ये कौन कौन से साधारण क्रिया विशेषण? पहला कहता है कि साधारण क्रिया विशेषण यह क्या है जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से शामिल होते हैं, यानी कि इनको सम्मिलित होने के लिए किसी उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। जल्दी आओ, कहाँ गया, क्या किया, तो जल्दी आओ, आने की विशेषता क्या है, जल्दी।
तो यह क्या करता है, साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है। इसको किसी उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। तो संयोजक शब्द का तात्पर्य होता है जोड़ने वाले से, ठीक है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण किसी न किसी उपवाक्य से जुड़े होते हैं। यानी कि वाक्य को अगर आप जानते हैं तो वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में प्रधान वाक्य होते हैं और उपवाक्य होते हैं। जो हम लोग वाक्य का वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे विशेष रूप से। तो होता क्या है कि इसमें क्रिया विशेषण किसी न किसी उपवाक्य से जुड़ा होता है और इस कंडीशन को हम लोग संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ा होना, जोड़ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम उदाहरण लेते हैं कि जहां पर अभी तुम हो वहां पर कभी मैं था। अब ये पढ़ने के बाद एक डायलॉग याद आ जाता है राजेश खन्ना जी का, वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है, कल जहां मैं था आज कोई और है। तो जहां पर अभी तुम हो वहां पर कभी मैं था। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो है दो वाक्य है, और दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर एक भी वाक्य हटा, जहां पर अभी तुम हो इसके बाद कुछ मिसिंग है, और वहां पर कभी मैं था, वहां पर मैं था तो इसको किसी उपवाक्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर कभी मैं था तो यह अधूरा वाक्य है, ठीक है। अब है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण वे शब्द है जो किसी घटना का निश्चित होना दर्शाते हैं। मतलब कोई घटना में निश्चितता का काम जब आ जाए, बोध कराने लगे, गारंटी जिसको हम लोग कहते हैं, तो गारंटी ला दे, यह तो यकीनन तुम्हारा ही काम है। तुम्हारा काम है तो कुछ खास नहीं है, तुम्हारा ही काम है। तो यहाँ पर जो है काम को किसी व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है, अनुबद्ध किया जा रहा है, और यह इसकी निश्चितता को कि जब आप किसी को ब्लेम करते हैं, ऐसा तुमने ही किया होगा, ऐसा तुमने किया होगा, और जब हम कहते हैं तुमने ही किया होगा, तो यहाँ क्या है, यह विशेषता जो है ही का काम करता है, और उनके आने का इंतजार है बस। तब तक ही रुके हुए हैं जब तक वो आए नहीं, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि तुमको मिठाई खिलाएं, हो सकता है तुमको गोली मार दें, तो उनके आने का इंतजार है बस। हो सकता है कि शादी भी हो आने के बाद। तो इसको कहते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जो किसी भी घटना में निश्चितता को दर्शाता है, यानी क्रिया को निश्चित कर देता है, क्रिया को प्रतिबद्ध कर देता है, अनुबद्ध कर देता है। अब इसके बाद है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप आपको मैंने पहले भी कहा कि रूप मतलब जो हम देखते हैं, ठीक है, देखने से जो स्पष्ट हो जाता है। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद है वो है, पहला है मूल क्रिया विशेषण। तो मूल मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे विशेषण के वे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बगैर ही तैयार हो जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आपको इसका भी वीडियो मिलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय वो शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले और बाद में जुड़ करके उसको, उसके अर्थ को बदल देने का काम करते हैं। तो वैसे क्रिया विशेषण जिसमें उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और मूल क्रिया विशेषण किसके आधार पर है, तो रूप के आधार पर है, ठीक है। तो जैसे ठीक, सदा, दूर, ऊपर, आज, अचानक, अगर ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हो तो इनको हम मूल क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। अब यौगिक क्रिया विशेषण, तो मूल क्रिया विशेषण के ठीक विपरीत होते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। और यौगिक क्रिया विशेषण
जब उसके ठीक विपरीत होते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें निश्चित रूप से उपसर्ग या प्रत्यय लगा होता है, यानी कि इसके शब्द में आगे या पीछे कुछ न कुछ लगा होता है। तो जब कभी क्रिया विशेषण के रूप में कभी कभी, बैठते, इतना, उतना, सवेरे इत्यादि आ जाए तो हम इसको यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कभी कभी हमारे यहाँ आता है, तो यहाँ कभी कभी का प्रयोग यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। उसके बाद है स्थानीय क्रिया विशेषण। अब स्थानीय क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो स्थानीय क्रिया विशेषण वह होते हैं जो बिना किसी फेर बदल के, यानी बिना किसी परिवर्तन के, क्रिया के पहले आकर के और उसकी विशेषता को दर्शाते हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वह दौड़कर चलती है। दौड़कर कोई कैसे चलेगा? या तो चलेगा नहीं तो दौड़ेगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वह काफी तेज चलती है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? दौड़कर। तो यह स्थानीय क्रिया विशेषण है। दूसरा, तुम अपना सिर पढ़ोगे। अब कोई अपना सिर कैसे पढ़ेगा? जब आप किसी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हो, तो झल्लाहट या कहते तुम अपन कपार पढ़िए, तुम अपना सिर पढ़ोगे। तो ये क्या है? स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब देखिए, अब है हमारे पास अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है ये हम देखते हैं। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कहता है कि ऐसे शब्द जिनसे यह ज्ञात हो जाए कि क्रिया किस स्थान पर हुई है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ऐसा कोई वाक्य जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि यह घटना यानी यह क्रिया कहाँ पर घटित हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ, तहाँ, बाहर, दूर, पास, अंदर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, जिधर, उस ओर, इस ओर इत्यादि, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह मेरे पास बैठी है, तो वह मेरे पास बैठी है, वह बैठी है, यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास, तो ये स्थान को दर्शाता है। सुनो, बाहर आओ। अब बाहर आओ, बैठो, बाहर बैठो, तो स्थान को दर्शा रहा है। बैठना कहाँ है? बाहर। तुम वहां चले जाओ, जाना क्रिया है, लेकिन वहां विशेषता क्या है? बाहर दौड़ लगाओगे, दौड़ लगाना है, लेकिन कहाँ? बाहर। इस ओर चले आओ, उस ओर चले जाओ, तो ये स्थान का बोध कराते हैं, यानी इसमें क्रिया किसी विशेष स्थान पर कार्यान्वित होगी। तो इसलिए ऐसी क्रियाओं को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसके आधार पर होता है? तो अर्थ के आधार पर होता है। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब क्रिया की विशेषता के रूप में ऐसे शब्द आ जाए जो उसके समय को दर्शाए, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, समय को दर्शाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? अब, कब, कल, परसों, कई बार, लगातार, परसों, पहले, हर बार, कभी, अभी इत्यादि कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तुम कल जाओगे, तो जाने की विशेषता क्या है? कल। मैं आज नहाऊंगा, नहाने की विशेषता क्या है? आज। कल शाम को चलेंगे, मैं 31 को जाऊंगा, सुबह ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक क्रिया की कुछ न कुछ विशेषता है, और वह विशेषता संबंधित है किससे? समय से। तो इसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है कि क्रिया की विशेषता क्या होती है कि वह परिणाम की ओर जाता है, यानी परिणाम को बताता है। जैसे जरा, खूब, अस्तु, अल्प, पूर्णतया, यथाक्रम, बराबर, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, किंचित, सर्वथा, इतना, कितना, अत्यंत, केवल इत्यादि।
तो ये शब्द अगर क्रिया की विशेषता के रूप में इस्तेमाल किए गए हों तो उसको हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं। बराबर बराबर बांट दो, बराबर बांट दो, बांटना है लेकिन विशेषता क्या है, बराबर बांटना है। इतना मत बोलो, बात है बोलने की लेकिन इतना मत बोलो। ज्यादा पढ़ो, क्रिया है पढ़ना लेकिन विशेषता क्या है, ज्यादा। सच लिखो। तो ये सभी शब्द जो है क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं लेकिन एक परिणामिक विशेषता बता रहे हैं, यानी एक परिणाम निकल करके आ रहा है, यानी कि रिजल्ट निकल करके आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके बाद हमारे पास है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब होता है विधि या तरीका, ठीक है। रीति का मतलब क्या होता है, विधि या तरीका। तो वे शब्द जो यह दर्शाए कि क्रिया किस विधि से की गई है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जब मान लीजिए कि कोई काम है और उसके करने का तरीका उसकी विशेषता में हो तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें उदाहरण में गलत, हंसते, फटाफट, तेजी से, कदापि, सचमुच, झूमते हुए, सहसा, तेजी, क्योंकि इत्यादि। अब मैं तेज भागता हूं, तो भागता हूं यह तो क्रिया है लेकिन तेज भागता हूं, भागने का तरीका क्या है, तेज। पानी में धीरे धीरे चलना चाहिए, तो चलना चाहिए धीरे धीरे, तो काम करने का तरीका क्या है, धीरे धीरे। वह खाते खाते मर गया, वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या है, पढ़ रहा है लेकिन ध्यान पूर्वक। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। अब इस पर हम गौर करें इससे पहले एक चीज आप लोगों को बता दें। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एक ही शब्द कई उदाहरणों में आ रहा है, तो ये कैसे संभव है कि एक ही क्रिया विशेषण दो में आ जाए। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि एक क्रिया विशेषण एक प्रकार से अगर कोई शब्द के आधार पर है, यानी कोई भी क्रिया विशेषण अगर अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तो आप सिर्फ उसी का वर्णन करेंगे। अगर आपको अर्थ के आधार पर लिखना है तो अर्थ के आधार पर लिखेंगे, अगर आपको रूप के आधार पर लिखना है तो रूप के आधार पर लिखेंगे, और यदि आपको प्रयोग के आधार पर लिखना है तो आप प्रयोग के आधार पर ही लिखेंगे। एक साथ तीनों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम जब भी प्रयोग करेंगे तो किसी एक ही के आधार पर प्रयोग करेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारा क्रिया विशेषण है जिसमें हमने पढ़ा है स्थानवाचक, कालवाचक, तो ये अर्थ के आधार पर है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय यानी जिसमें निश्चित होने बोध हो, जिसमें निश्चितता का बोध हो, और अनिश्चय जिसमें निश्चित न हो। तो वे सब जो क्रिया के निश्चित होने का बोध कराए हुए निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यथार्थ में, वास्तव में, दरअसल, बेशक, वस्तुतः, अवश्य, अलबत्ता, सही, जरूरी, ये निश्चितता का बोध कराते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो निश्चितता का बोध नहीं कराते, जिसमें संदेह का जन्म होता है। मैं यथासंभव प्रयत्न करूंगा, जितना संभव हो सकेगा उतना, कितना यह स्पष्ट नहीं है। कदाचित तुम झूठ बोल रहे हो, शायद वह बहुत समझदार है। तो यथासंभव प्रयत्न करूंगा, यहाँ मैंने जानबूझ करके आपको थोड़ा सा उलझाया। मैं यथासंभव प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करने की विशेषता है कि यथासंभव, जो अनिश्चित है। कदाचित तुम झूठ बोलते हो, शायद वह मर गया,
तो अब क्या हो गया कि हमने मर गया को शायद लगाया, झूठ बोलना को कदाचित किया। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा शायद मोहन ईमानदार है, तो यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिया की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अगर क्रिया की विशेषता के रूप में इस्तेमाल होगा तब हम इसको अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण के रूप में दर्शाएंगे। अब है कारणात्मक क्रिया विशेषण और आकस्मिकतात्मक, यानी आकस्मिक अगर कोई अचानक से होता है, अगर ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण, ये अनौपचारिक है लेकिन हमको इसको भी पढ़ना है, ये सब अर्थ के आधार पर आते हैं। तो कारण को दर्शाने वाले जिस विशेषण से क्रिया के कारण का पता चले उसको कारणात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे क्यों, किस लिए, अतः, अतः इत्यादि। आकस्मिकतात्मक, आकस्मिक यानी कि अचानक से हो जाना। अब यहाँ जो नीचे शब्द है उसको आप अगर गौर करेंगे, एकाएक, सहसा, अचानक इत्यादि, तो ये चूंकि अर्थ के आधार पर है तो ऐसे शब्द जो क्रिया को आकस्मिक यानी अचानक तक मिला देते हो, अचानक की ओर ले जाते हो, तो सभी शब्दों का मतलब अचानक ही है। आप देख लीजिए, एकाएक, सहसा, अचानक, तीनों का मतलब एक ही है। एकाएक वह खड़ा हो गया, सहसा मतलब भी अचानक ही, अचानक मतलब भी अचानक ही, एकाएक मतलब भी अचानक ही। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, जिसमें हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल, जी, अच्छा, हाँ, ठीक, सच इत्यादि। यानी कि जब हमसे कोई कहता है और हम प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें अपनी स्वीकारोक्ति देते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं जाऊंगा, अच्छा मैं जाऊंगा, ठीक है मैं जा रहा हूं। और दूसरा उसका विपरीत है, उसमें क्या है, निषेधात्मक, जब हम नहीं करते, धूम्रपान मत करो, तो नो मत नहीं, ये क्या है, निषेधात्मक है। और उसके बाद है आवृत्त्यात्मक, आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है, जिसमें क्रिया की जो ध्वनि होती है वो अस्पष्ट हो। धराधर गोलियां चल रही थी, वह गटागट दूध पिए जा रहा था, कलकल करती नदियां बह रही थी। तो यहाँ क्या है कि ध्वनात्मक, ध्वनि जो है उसकी, उसको दर्शाया जा रहा है क्रिया की विशेषता के रूप में। आवृत्त्यात्मक इसको कहते हैं, आवृत्त्यात्मक। ठीक है, तो आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता उसके ध्वनि को दर्शाती है। और उसके बाद क्या है, अवधारक क्रिया विशेषण, अवधारणा। ठीक है, जो मान लेते हैं हम, अवधारणा। इस विषय में आपकी अवधारणा ऐसी रही होगी, तो अवधारणा, तो अवधारक क्रिया विशेषण। तो अवधारक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण है जो दो क्रियाओं के मध्य कार्य करें, यानी दोनों के बीच में आ जाए। और इसमें आता है मात्र, ही, तो, भर, तक इत्यादि। और उसके बाद हमारे पास है निष्कर्ष क्रिया विशेषण। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो जानना है वो ये कि ये किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमें उसके नाम का जो अर्थ है वो ध्यान में रखना है। अतः, इसलिए, तुमने मेहनत नहीं की थी अतः फेल हो गए। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिया विशेषण। हमने तीनों आधार पर क्रिया विशेषण को पढ़ा। किस किस आधार पे पढ़ा, शब्द के आधार पर, आई मीन अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जो क्रिया की विशेषता बताती है।
जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं तो कभी कभी हमको लगता है क्या है, समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको अपने व्याकरण की किताब को निकालना चाहिए और ऐसे कुछ वाक्य अगर आपको मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो सेंटेंस पूछ सकते हैं और फिर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ चीज़ों को अगर हम बिल्कुल ऊपर से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक कहावत है हिंदी में कि अधजल गगड़ी छलकत जाए। तो बिना अभ्यास किए कुछ चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी हो, इन विशेषताओं को आप समझें, तो थोड़ा सा अभ्यास आपको करना ही चाहिए। ज़्यादातर यूट्यूबर आपसे कहते हैं कि 5 मिनट में ये करो, 2 मिनट में ये करो, 3 मिनट में ये करो। अगर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में करेंगे तो हम उतना ही कर पाएंगे जितना तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अगर हम इसी चीज़ को ध्यान से और अंत तक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका अभ्यास करें। और अगर किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक